और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने उत्कृष्ट खेल के बदौलत देश को गौरवान्वित किया है। उनके दौर में भारत ने हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा है। ध्यानचंद में गोल करने की क्षमता कमाल की थी। उनके दौर में भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। उनसे प्रेरणा पाकर आज भी हॉकी के खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के ग्राम कचांदुर पहुंचकर पूर्व सांसद स्वर्गीय ताराचंद साहू की धर्मपत्नी भूषण साहू को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बघेल ने स्वर्गीय साहू के परिजनों से भेंट भी की और अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूषण साहू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय ताराचंद साहू को इस मुकाम पर पहुंचाने में स्वर्गीय भूषण साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वर्गीय भूषण साहू को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने और साथ ही साथ अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना भी की। और रायपुर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता में कहा है कि 4 सितंबर को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ महंगाई की मार नहीं है, ये महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार है जिसे देश की जनता आज सह रही है। आज देश का सूरते हाल ये है कि महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना हुआ दुश्वार है, आम जनता पर जीएसटी का लगातार वार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, देश के संविधान और सीमा पर लगातार हो रहा प्रहार है। और वहीं बिलासपुर में सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय के नेतृत्व में आज सरपंच संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर रैली प्रदर्शन किया गया। रैली के माध्यम से हालांकि सरपंच संघ द्वारा रैली के माध्यम से विधायक तखतपुर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। ये रैली तखतपुर से लेकर बिलासपुर शहर तक निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में सरपंच शामिल हुए। बता दें कि सरपंच संघ 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसमें काम बंद का आह्वान किया गया है। छत्तीसगढ़ के 148 ब्लॉक में आज हर सरपंच अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों को ज्ञापन सौंपकर समर्थन मांगा गया है, ताकि वो छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल तक सरपंच संघ की मांगों को पहुंचा सके, ताकि सरपंच संघ की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि प्रदेश के सरपंचों द्वारा सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार को सरपंच संघ की मांगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। हमने काम बंद कलम बंद का आह्वान किया है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के 147 ब्लॉकों में आज हर सरपंच रैली के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों को हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और ज्ञापन में ये निवेदन कर रहे हैं कि आप भी हमको समर्थन दीजिए और समर्थन के साथ ही साथ आप भी हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को अवगत कराएं कि सरपंचों का जो जायज मांग है उसको जल्द से जल्द पूरी करें।
और वहीं बिलासपुर में शासन की योजनाओं को समूह बनाकर घर घर पहुंचाने का काम करने वाली विहान समूह की सैकड़ों महिलाएं आज अपने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अब बहुत हुआ, मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 सितंबर से महिलाओं का समूह अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दरअसल कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने ये कहा है कि पिछले कई सालों से हजारों महिलाएं 10-10 महिलाओं का समूह बनाकर शासन की सभी योजनाओं को लोगों तक घर घर जाकर पहुंचाने का काम करती आ रही है। कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के सिर्फ 10 दिनों के भीतर सभी विहान कर्मचारियों को कलेक्टर दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ नियमितीकरण किए जाने का भी वादा किया गया था। अब महिलाओं ने शासन के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वादा निभाव का नारा लगाया है। इसके साथ ही साथ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए मांगे पूरी नहीं होने पर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी। जिस समय हम लोगों को नियुक्ति हुई 50 रुपया 60 रुपया पेट्रोल की 50 रुपया एक दिन का भत्ता दिया जाता था उस समय, और इस समय 100 से ऊपर पेट्रोल की कीमत हो गई है। आज भी हमारी मानदेय जस की तस रखी हुई है। हमारे परिवार की भरण पोषण करने में दिक्कत हो रही है। और फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जगदलपुर में शिक्षक सेवक संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और वहीं शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा। शिक्षक संघ ने जैसे ही कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, इसी दौरान कलेक्टर चंदन कुमार गुस्सा हो गए और उनके ज्ञापन को फेंक दिया। साथ ही साथ शिक्षक संघ से अभद्रता भी की गई, ऐसा भी कहा गया है। और इसके बाद शिक्षक संघ मंडी में पहुंचे और कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कलेक्टर हटाओ, बस्तर बचाओ। आज हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे और उन लोग का मीटिंग चल रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग हाल में मिलने गए, तो मिलने जाने के बाद हम लोग ज्ञापन दे रहे थे। ज्ञापन देने के समय ना हम लोग फोटो ले रहे थे। फोटो लेते समय वो भड़क गए एकदम अचानक से। आप लोग ये फोटो तो बंद करो, आप लोग का हमेशा यही नाटक रहता है। हाँ, जो करना है करो, नहीं करूँगा तुम लोग का ये नियुक्ति वगैरह, आदेश दिखाओ, लेटर दिखाओ बोल के ऐसा ऐसा बोल दिया हम लोग को। और बिल्किस बानो के अपराधियों को 15 अगस्त के दिन रिहा करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर शहर के घड़ी चौक पर भगत सिंह एकेडमी के लोगों ने प्रोटेस्ट कर गुजरात सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अपना विरोध दर्ज कराया है। और साथ ही साथ मांग की गई है कि आरोपियों को सजा का समय पूरा होने पर ही छोड़ा जाए। साथ ही साथ जालौर में एक दलित छात्र को मटके से पानी पीने को लेकर शिक्षक के द्वारा की गई हत्या का भी घोर विरोध किया गया, निंदा की गई। बिल्किस बानो के हत्यारे, उनके बच्चों की जिन्होंने हत्या की, उनकी मां का जिन्होंने रेप किया, बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, उनका जिनका रेप किया और 14 लोगों की जघन्य हत्या कर दी। उन 11 लोगों की रिहाई सरकार के संरक्षण में, गुजरात सरकार के संरक्षण में हुई और वो भी 15 अगस्त के पावन घड़ी में। तो ये संदेश देश के लिए क्या जाता है? हम इसके विरोध में हैं कि बलात्कारी मर्डरर्स को अगर आप छोड़ दोगे, उनको फूल माला से स्वागत करोगे, तो क्या संदेश जाएगा देश में? अन्याय के लिए, हम न्याय दिलाने के लिए बिल्किस के साथ खड़े हैं आज, और हम चाहते हैं उन हत्यारों को तुरंत से तुरंत कालकोठरी का रास्ता दिखाया जाए और उनको वापस डाल दिया जाए। और वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 22 अगस्त से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया गया है उनकी तरफ से, जिसमें महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के आधार पर मकान भत्ता की मांग पर हजारों की संख्या में लोगों ने धरना दिया। कोरबा जिले में 25,000 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और पूरे राज्य में कुल 4.25 लाख कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिससे राजस्व की क्षति और जनता का काम नहीं हो पा रहा है। धरने में जो बैठे नेता वो ये कह रहे हैं कि इन सब के जिम्मेदार छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। जिले में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं
सब पर ताला लगा हुआ है। यहाँ तक कि न्यायालय, तहसील, वन मंडल, इसमें भी ताला लगा हुआ है, जिससे जिले से लेकर राज्य तक जनता परेशान है और ये लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। चर्चा के दौरान संगठन के नेताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। आज तानसेन चौक में जो अनिश्चितकालीन धरना हो रहा है वो धरना हमारा 2 सूत्रीय मांग के समर्थन में है। पहला है 34% महंगाई भत्ता, दूसरा है 7वां वेतनमान के आधार पर जो है हमको मकान भत्ता। कब से मांग कर रहे हैं? ये हमको जो है महंगाई जो भत्ता है जनवरी 2020 से हमको चाहिए, देय तिथि से जिसको बोलते हैं, और जो HRA है वो 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान प्रारंभ हुए तब से मांग चल रहा है। और वहीं बिलासपुर के गांव घुरू के तालाब में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। तालाब में सुबह लोगों ने शव को तैरता देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान कमाल अख्तार पुत्र शमसूद जमा उम्र जिसकी 25 साल है उसके तौर पर हुई है। तिफरा क्षेत्र के यदुनंदन नगर कॉलोनी का यह युवक रहने वाला था। और वहीं बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र से लगे हिताची एटीएम में रात को अज्ञात चोरों ने एटीएम से चोरी करने की कोशिश की। सबल से एटीएम मशीन तोड़कर रुपए निकालने के प्रयास किए गए और लेकिन एटीएम मशीन से रुपए नहीं निकाल पाए तो चोरों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। और वहीं उज्जैन सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस ने चोरों के पास से चोरी किए हुए आभूषण और नकदी भी बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चोरी का मामला दर्ज किया था और चोरों को गिरफ्तार करने के प्रयास भी शुरू किए थे, जिसके चलते पुलिस ने आज चोरों को पकड़ लिया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। इसकी दरमियानी रात को थाना कोतवाली अंतर्गत जिला अस्पताल परिसर में जो शासकीय चिकित्सक हैं डॉक्टर रघुवंशी साहब, उनके घर में अज्ञात चोरों द्वारा प्रवेश कर कुछ नकदी और एक सोने की चेन चोरी करने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर हमारे द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारी को उसकी जानकारी दी गई। जो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और उनसे प्राप्त निर्देशों के आधार पर हमारे द्वारा लगातार आरोपियों की तलाश के प्रयास किए गए। इसी दौरान घटना के 48 घंटे के अंदर थाना कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। हमारे द्वारा घटना में सम्मिलित जो आरोपी जो पारदी गैंग के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे चोरी किया गया जो मशरूका है वो बरामद किया गया। और वहीं रायपुर के समता कॉलोनी स्थित श्याम खाटू मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जिंदल परिवार द्वारा किया गया है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा 29 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगी। इस मौके पर आचार्य रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि लोगों को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी भागवत कथा सुनने के लिए समय निकालना चाहिए और युवा वर्ग को भी इसमें शामिल होना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया है कि ये कथा का आयोजन 4 सितंबर तक चलेगा और युवा वर्ग जो इधर उधर भटक रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, उनके मन को शांति मिलेगी। जब हम भागवत की कथा में बैठते हैं तो वहाँ बैठ कर के ज़िंदगी के सारे झंझटों को, परेशानियों को, अनेक प्रकार की टेंशन को भूल जाते हैं। गली गली श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए और हो रही है। जिंदल परिवार के द्वारा पहले भी कई बार धार्मिक आयोजन कराए गए हैं जिससे समाज को अनेक प्रकार का लाभ हुआ है। ये बहुत बड़ा आयोजन है। ये भागवत के द्वारा जो है बहुत ज्ञान भी प्राप्त होती है, सुख समृद्धि सब प्राप्ति होती है। ये जो सात दिन की जो कथा है, ये 7 दिन कथा जो है ये आज 29 तारीख से चालू होगा और ये 4 तारीख तक चलेगा। और ये जब आप कथा जो सुनेंगे, जो कथा जो जवाब गए, कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये जो कथा सुनेंगे तो उनके मन में जो है जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी। और कृष्ण में जब कृष्ण लीला जब सुनेंगे तो उनको जो है उनके मन में भक्ति का भावना बढ़ेगा
भक्ति भावना बढ़ेगा तो जो है वो डिप्रेशन नहीं जाएंगे, तो भक्ति श्रद्धा में जाएंगे तो उनकी उन्नति होगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना और बमौरी विधानसभा क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया है। निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में 102 गांव में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद गुना शहर की रसीद कॉलोनी का जायजा लेने पहुंचे सिंधिया ने शहरी क्षेत्र के 300 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन से ये कहा है कि सर्वे उदारपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा और क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। मुआवजा वितरण की सूची गांव की चौपाल या फिर मकानों के ऊपर चस्पा होनी चाहिए। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को लेकर भी सिंधिया ने प्रशासन को निर्देश दिए। प्रभावित इलाकों में चौपाल और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की बात भी केंद्रीय मंत्री ने कही। हमने एक नीति बनाई है जिसके आधार पर जल्द से जल्द एक तरीके से दोबारा हमारे क्षेत्र के जनों को हम लोग स्थापित कर पाएँ, उनका देख रेख कर पाएँ। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि 4 भागों में हमने इस नीति को बांटी है। पहला भाग है कि अति महत्वपूर्ण और अति शीघ्र लोगों को खान पान के लिए पदार्थ पहुंचाए जाए, उनके लिए बर्तन और कपड़े जहाँ नुकसान हुआ है उनका वो भी उनको उपयुक्त रूप में दिए जाएं। और वहीं दमोह में बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को मुआवजा और बीमा राशि दिलाई जाए, इस मांग को लेकर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में रैली निकालकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देने से पहले क्षेत्र के सभी किसान, मजदूर और कांग्रेस कार्यकर्ता दमोह किसान भवन में इकट्ठा हुए, जहां से रैली के रूप में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन में बताया गया है कि लगातार बारिश से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, उसका जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा और बीमा दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में मांग ये भी की गई है कि जल्द से जल्द पंचायतों की गौशालाओं में गायों के लिए उचित सुविधाएं हों और अधूरी पड़ी गौशालाओं का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा हो। देखिए, हमारे पूरे क्षेत्र में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जो है पूरे तमाम फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान हैरान हैं, मजदूरों के घर गिर चुके हैं और सड़कों की खस्ता हालत है। साथ ही जो नया जियो टैग के माध्यम से गिरदावरी करने का जो प्लान शासन ने किया है वह भी किसानों से बन नहीं रहा है, इसलिए फसल बीमा योजना से वो वंचित रह जाएंगे। किसी भी प्रकार का सर्वे का कोई आदेश सरकार नहीं निकाल रही है। हम लोग कई बार संपर्क कर चुके हैं, अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं होना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।